हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीईओ एपिसोड 29। कहानी का टाइटल है डोंट लीव माय हैंड। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अथर्व और रूहानी ने खाना खा लिया था। अथर्व अपने कमरे में बाहर चला गया था, लेकिन रूहानी उसे जाने नहीं देना चाहती थी। रूहानी फिर से अकेली पड़ गई थी और वो चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी और कुछ सोच भी रही थी। कुछ ही देर के बाद अथर्व वापस कमरे में आया। तब उसने देखा कि रूहानी ने आंखें बंद करके बेड पर ही लेटी हुई है। अथर्व को लगा कि रूहानी सो गई है, इसलिए उसने अपनी शर्ट निकालकर एक तरफ रख दिया। तभी रूहानी की आंखें खुली। उसने जो देखा उसे देखकर वह हैरान ही रह गई। उसकी आंखों के सामने अथर्व की पीठ थी, वह भी एकदम खुली हुई। अथर्व की पीठ पर जगह जगह चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि ब्लेड से यह निशान बने हैं। रूहानी उन निशानों को देखकर काफी हैरान ही रह गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने ऐसा सब कुछ पहली बार जो देखा था। अथर्व ने दूसरी शर्ट पहन ली और जैसे ही रूहानी की तरफ मुड़ा, रूहानी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व उसे घूरता हुआ उसके बगल में आकर बैठ गया और अपने लैपटॉप पे काम करने लगा। रूहानी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन उसके सामने वही नज़ारा घूम रहा था। उसने अथर्व की पीठ पर बहुत से निशान देखे थे। कुछ निशान तो काफ़ी गहरे भी थे। उसे जानना था कि अथर्व की पीठ पर ऐसे निशान कैसे बन सकते हैं। वो ऐसा क्या करता है अपनी पीठ के साथ? रूहानी जानना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे पूछ भी सके। अथर्व उसके ऊपर गुस्सा कर ले तो क्या करेगी? रूहानी खामोशी से लेटी रही। कुछ ही देर के बाद उसे सच में नींद आ गई। रूहानी के सोने के कुछ देर बाद ही अथर्व ने अपने लैपटॉप को बंद किया और रूहानी के चेहरे को अपनी जुनूनियत भरी निगाहों से देखने लगा। रूहानी के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। ये देखकर अथर्व ने अपना हाथ रूहानी के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन बीच में ही उसे अपने हाथों को रोक लिया और वापस पीछे ले लिया। अथर्व ने दोबारा देखा तो रूहानी के चेहरे पर अभी भी बाल लहरा रहे थे और उसकी नींद खराब कर रहे थे। अथर्व को गुस्सा आने लगा। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और रूहानी के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। अथर्व ने गहरी सांस ली और रूहानी के चेहरे को देखते हुए एक खतरनाक तरीके से कहता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश मत करो, कभी मत करना हनी। डर जाओगी तुम जब तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। इसलिए जितना मैं अपने आप को दिखाता हूँ उतना ही देखो और खुश रहो। असली अथर्व को जानने की कोशिश मत करना, तकलीफ तुम्हें ही होगी, क्योंकि मैं तकलीफ के अब उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ जब मुझे तकलीफ से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ती। इतना कहकर अथर्व वहां से उठने लगा, लेकिन तभी रूहानी ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। अथर्व तो हैरान ही रह गया। उसके बदन में एक सिरहन सी दौड़ पड़ी। वो एकटक रूहानी को ही देखने लगा, जो नींद में बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। अथर्व वापस रूहानी के बगल में ही बैठ गया, उसके हाथों को देखने लगा जिससे उसने अथर्व के हाथों को पकड़ा हुआ था। अथर्व अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रूहानी ने बहुत कस के उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। अथर्व ताकत नहीं लगाना चाहता था, वरना रूहानी की नींद खराब हो सकती थी। वैसे ही उसके पास बैठा रहा और उसके चेहरे को ही देखता रहा। अथर्व के चेहरे पर भले ही कोई भाव ना हो, लेकिन उसके अंदर बहुत सी भावनाएं उथल पुथल मचा रही थी, जो सिर्फ रूहानी के लिए ही थी। पूरी रात अथर्व रूहानी को ही देखता रहा। अथर्व का हाथ पकड़कर रूहानी को भी चैन की नींद आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना बेहद खास उसके पास है, जिसकी वजह से रूहानी को कोई भी खतरा नहीं है। वहीं अगली सुबह 5 बजे रूहानी की आंखें खुलने लगी। जैसे ही उसने करवट ली, तभी उसके सामने अपने खड़ूस और अकड़ूपति का चेहरा आया, जिसे देखकर रूहानी डर गई और एकदम से चिल्लाने लगी। अथर्व उसे घूर रहा था। रूहानी ने उसे देखकर चैन की सांस ली और जिगर से बोलती है, अगर एकदम से कोई आपका चेहरा नींद से उठते ही देखे तो ऐसे ही चिल्लाएगा ना। अथर्व, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? जहाँ तक मैंने सुना है कि मैं इंडिया का मोस्ट हैंडसम
बैचलर हूँ, सॉरी अब तो बैचलर नहीं रहा ना, तो पर्सन हूँ। तो तुम मुझसे डर क्यों रही हो, और तुम्हें मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? रूहानी, हैंडसम तो आप बहुत है, लेकिन गुस्से वाले भी तो बहुत है। ऐसा चेहरा लेके सुबह सुबह कौन बैठा रहता है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपसे सब कुछ छीन लिया हो। वैसे क्या हुआ, आपको ऐसा मुंह क्यों बनाया है? अतः ने रूहानी को अपने हाथ की तरफ इशारा किया तो रूहानी ने नीचे देखा तो वह अपनी नज़रें चुराने लगी। अतः अब नज़रें चुराने से क्या होगा, पूरी रात तो मेरा हाथ पकड़ के सोती रही और छोड़ भी नहीं रही थी, जिस वजह से मुझे यहाँ बैठना पड़ा। रूहानी, तो आप तो इतने ताकतवर, आप चाहते तो अपना हाथ छुड़ा सकते थे ना। अतर्क, इतना भी निर्दयी नहीं हूँ कि सोते हुए इंसान को नींद से जगा दूँ, वरना मुझे तो एक सेकंड भी नहीं लगता तुम्हें उठाने में। रूहानी ने अतर्क का हाथ छोड़ दिया और कहती है, ये लो, छोड़ दिया आपका हाथ। रूहानी के इतना कहते ही अथर्व ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया और बेचैन होकर कहता है, ऐसा मत कहो रूहानी, तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं दूंगा। अचानक से अथर्व के बदले स्वभाव को देखकर रूहानी हैरान रह गई और कहती है, क्या हुआ, मेरे कहने का वो मतलब थोड़ी ना था। मैंने कहा कि मैंने अभी के लिए आपका हाथ छोड़ दिया है। अथर्व अभी भी बेताब था, उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। वह परेशान से होकर कहता है, वो जो भी हो, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें छोड़ने ही नहीं दूंगा। पागल हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा। अतर के ऐसे बर्ताव को देखकर रूहानी घबरा जाती है। अतर बोल बोल कर ऐसी ही बातें कर रहा था, तभी रूहानी ने उसके मुंह पर अपने हाथ रख दिए और उसके बेहद करीब आकर प्यार से कहती है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है, मैं यही हूँ। और ये देखिए, मैंने आपका हाथ वापस पकड़ लिया, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, आप चाहेंगे ना तो भी नहीं छोड़ूंगी। नॉर्मल बर्ताव कीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था, एकदम नॉर्मल शादी की है हमने, वो भी पूरे समाज के सामने, दो परिवारों की इजाज़त लेकर। तो हम दोनों को ऐसे छोड़ने वाली बातें एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। रूहानी की बातें सुनकर अथर्व खामोश हो गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर उसे सच्चाई नजर आ रही थी। ना जाने अथर्व को क्या हुआ, उसे रूहानी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। एक बार के लिए तो रूहानी भी दंग रह गई, उसे असहज महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसने भी अथर्व को अपने सीने से ही लगे रहने दिया और उसकी पीठ को अपने हाथों से रब करते हुए कहती है, आप ठीक तो है ना? अथर्व ने रूहानी को खुद से दूर किया और बिना किसी भाव के बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, कुछ ही देर में मलेशिया आने वाला है, फिर हमें जाना भी है। इतना कहकर अथर्व वहाँ से उठा और रूहानी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक वो कमरे से बाहर चला गया। रूहानी ने गहरी सांस ली और कहती है, अजीब इंसान है, खैर तैयार हो जाती हूँ। इतना कहकर रूहानी उठ गई और बाथरूम के अंदर चली गई। कुछ ही देर के बाद वह तैयार होकर बाहर आई। आज उसने घुटनों तक की एक फ्रॉक पहनी हुई थी, नीचे हील्स पहने हुए थे। रूहानी के कोरे पैर दिखाई दे रहे थे और उसके बाल खुले हुए थे। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल टाइप। फ्रॉक के ऊपर उसने एक डेनिम की जैकेट भी पहन ली थी और खुद को आईने में देख रही थी। तभी अतर्फ कमरे में अंदर आ गया और उसकी नज़र रूहानी पर पड़ गई। वो उसे ऊपर से नीचे तक ही देखने लगा। तभी अतर्फ ने रूहानी के गौर से देखा तो उसकी फ्रॉक उसकी घुटनों तक ही आ रही थी और उसके घुटने भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अथर्व को काफ़ी गुस्सा आने लगा। फिर रूहानी के पास आया और उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में कहता है, ये क्या पहना है तुमने? रूहानी अपने आप को देखते हुए बोलती, ये फ्रॉक है जो मैंने स्पेशली दिल्ली से मंगवाई थी। अथर्व गुस्से में कहता है, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। रूहानी, क्यों, इसमें क्या खराबी है? मैं अच्छी तो लग रही हूँ और ज़्यादा वल्गर भी नहीं है, नी लेंथ तो है। अथर्व, हमारे शरीर का एक अंग भी दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं जिससे मेरे शरीर का एक अंग भी ना दिखाई दे? और तो और अथर्व बोलता है
कि तुम्हें मेरे अलावा कोई भी ऐसे नहीं देख सकता। अथर्व की बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहती है, पर ये ड्रेस इतनी भी खुली नहीं है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अथर्व, मैंने कह दिया ना, पैर तो बहुत दूर की बात है, कुछ और भी नहीं देखना चाहिए। जाओ बदल कर आओ और कोई और कपड़े पहनो। रूहानी परेशान होकर कहती है, आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है, मैं सिर्फ वेस्टर्न कपड़े ही साथ लेकर आई हूँ। अब मलेशिया में तो साड़ी पहन के नहीं घूमूंगी ना। अथर्व को गुस्सा आया और उसने रूहानी के बैग को खोला। उसने उसमें से एक जीन्स निकाली और बोलता है, इसे पहन लो। रूहानी हैरान हो गई, फ्रॉक के नीचे जीन्स कौन पहनता है? अथर्व। रूहानी अथर्व कपूर पहनती है और उसे पहनना पड़ेगा ही, चुपचाप पहनो। रूहानी को गुस्सा आया और वो कहती है, आप पागलों जैसी बातें मत कीजिए, मैं कुछ भी नहीं पहनूंगी और ऐसे ही बाहर चली जाऊंगी। ये बात सुनकर अथर्व ने रूहानी की कमर को कस के पकड़ लिया और गुस्से में कहता है, ज़्यादा जुबान खोलने की ज़रूरत नहीं है। रूहानी, तमीज़ से रहो, तुम्हारा पति हूँ मैं, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे पैर दिखाई दे रहे हैं, और एक आदमी होने के नाते मुझे पता है कि ये मर्द औरतों को किस नज़र से देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की भी नज़रों में आओ। रूहानी ने गुस्से में उसे घूरा और उसे धक्का देकर जीन्स लेके बाथरूम के अंदर चली गई। रूहानी बाथरूम में ही चली गई। अथर्व ठीक बाथरूम के दरवाजे के पास ही खड़ा था, रूहानी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही देर में रूहानी बाथरूम से बाहर आई और अथर्व की तरफ मुंह बनाते हुए उसे इग्नोर करने लगी और आगे बढ़ने लगी। तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों बेहद करीब थे, लेकिन रूहानी ने अपनी नजरें झुका ली और उसे बुरा लग रहा था अथर्व की बातों का। अथर्व रूहानी को अपनी जुनूनी निगाहों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके शरीर का कोई भी अंग दिख नहीं रहा था। अब जाकर अथर्व ने चैन की सांस ली और उसने रूहानी के बालों को ठीक करके कहा, अब ठीक लग रही हो। इतना कहकर अथर्व उससे दूर हो गया और कमरे से बाहर चला गया। रूहानी को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में मुंह बनाते हुए कहती है, कितने अजीब इंसान है ये, ऐसा इंसान मेरे ही पल्ले पड़ना था। अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती अब मैं यहाँ पर, कौन हम दोनों के अलावा है? अब क्या पति के सामने भी पूरा ढक कर रहूं? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मेरा भी वक्त आने दीजिए मिस्टर कपूर, तब मैं आपको परेशान करूँगी। उस दिन आपको पता चलेगा कि काश आप मुझे मेरी मर्ज़ी के कपड़े पहनने देते तो आज मैं आपको इतना परेशान नहीं करती। कुछ ही देर के बाद जेट विमान मलेशिया की ज़मीन पर उतर गया। उसमें से सबसे पहले गार्ड्स बाहर निकले और खड़े हो गए। बाहर पहले से ही कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी अथर्व के लिए और अथर्व ने रूहानी का हाथ पकड़ा और जेट से बाहर आ गया। वह सीधा वहाँ पे खड़ी गाड़ी के अंदर ही बैठ गया और उसकी गाड़ी वहाँ से तेज़ी से निकल गई। रूहानी अभी भी अथर्व से नाराज़ थी और उससे दूर बैठी हुई थी। अथर्व को सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन वह उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर। यह देखकर रूहानी को और गुस्सा आया। अथर्व के अंदर कोई भावना ही नहीं है। अगर कोई उससे नाराज़ है तो अथर्व को उसे मनाना चाहिए, उसे प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उसी तरह से अपना काम करने में लगा हुआ है। कुछ ही देर के बाद अथर्व की गाड़ियों का काफिला उसके मेंशन तक पहुंच गया और ये एक काफ़ी आलीशान मेंशन था। सारे गार्ड्स बाहर निकल आए, चारों तरफ ही फैल गए। एक गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसमें से हमारे सीईओ साहब अपनी शान और रौब के साथ गाड़ी से बाहर निकले और उस बंगले को देखते हुए अपनी दमदार आवाज़ में कहते हैं, बाहर आओ रूहानी। रूहानी ने अथर्व की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो मुंह फुलाकर अंदर ही बैठी रही। अथर्व को भी गुस्सा आने लगा। वह वापस रूहानी की तरफ मुड़ा और नीचे झुककर उसे देखा तो वो लड़की दूसरी तरफ देख रही थी। अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाला। रूहानी नहीं आना चाहती थी, लेकिन अथर्व की ताकत के आगे वह कर भी क्या सकती थी। अथर्व ने उसे खींचकर बाहर निकाला और उसके कान में कहता है,
ये सब जो कर रही हो ना, मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम जैसे को बहुत अच्छे से सीधा कटना आता है मुझे। रूहानी ने अतर की बातों को इग्नोर कर दिया और उसका हाथ छुड़ाकर अंदर जाने लगी। अथर्व को पसंद नहीं आ रहा था कि रूहानी उसे इस तरह इग्नोर कर रही थी। उसका बर्ताव भी सही नहीं लग रहा था। रूहानी तेजी से अंदर जा रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज कदमों से अथर्व आगे आया और उसने रूहानी को एक झटके में अपनी गोद में ही उठा लिया। सभी गार्ड्स ने अपनी नज़रों को झुका लिया और अथर्व रूहानी को गोद में जबरदस्ती उठाकर बंगले के अंदर ही चला आया। रूहानी गुस्से में बोल बोल करके पका रही थी, उसकी गोद से उतरने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अथर्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अथर्व उसे अंदर लेकर आया और लॉबी में चला आया। उसने कमरे के दरवाजे को लात मारी और वह दरवाज़ा खुल गया। वो रूहानी को लेकर अंदर आया। उसने रूहानी को ज़मीन पर बैठा दिया और उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, सीधी बनकर रहो मेरे सामने। तुम मेरी ज़रूरत हो तो मेरे सिर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी हनी? इतना कहकर अथर्व उससे घूरते हुए कमरे से बाहर चला आया। रूहानी ने गुस्से से ज़मीन पर हाथ मार दिया, लेकिन लग भी तो उसे ही गई ना। उसे दर्द होने लगा, उसकी आंखों में पानी भर आया और वो अपनी माँ को याद करने लगी। अथर्व कमरे से बाहर आया और उसके सामने उसके कई गार्ड सिर झुकाकर खड़े थे और अथर्व उसके सामने आया और अपनी दमदार आवाज़ में एक एक को देखते हुए कहता है, मेरी मीटिंग है, तो मुझे अभी का अभी निकलना होगा। तुम सबको धमकी या चेतावनी जो तुम समझ सकते हो वो समझो कि मेरी रूहानी का ख्याल रखना। उसके मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और हाँ, घर में 2 लेडी गार्ड्स को भी हायर करो और जब तक मैं ना आऊँ रूहानी पर नज़र रखना। और मुझे छोटी भी लापरवाही नहीं चाहिए, वरना तुम सबकी जान मैं अपने हाथों से लेना पसंद करूँगा। अथर्व की खतरनाक बातें सुनकर सारे गार्ड्स डर गए, लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया। अपने अपने फ़ोन को बाहर निकाला और रोमन को यानी रोमी को कॉल करके बात करने लगा, जो थोड़ा लेट मलेशिया आने वाला था। कुछ ही देर के बाद अथर्व बंगले से बाहर निकल आया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर लग रहे थे, खास करके सबकी नज़र रूहानी पर ही बनी हुई थी। रूहानी ज़मीन से खड़ी हुई और पूरे कमरे को एक्सप्लोर करने लगी, जो महलों की तरह दिख रहा था, बेहद खूबसूरत इसे सजाया भी गया था। रूहानी पूरे कमरे को देखने लगी, तभी उसकी नज़र खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देखने लगी। सब कुछ बेहद खूबसूरत था। बाहर एक काफ़ी बड़ा सा गार्डन था, जिसमें एक फाउंटेन भी चल रहा था और 2 गार्ड्स भी वहाँ पे घूम रहे थे। पंछी चहचहा रहे थे, मौसम भी सुहावना हो रहा था। रूहानी लेकिन बोर होने लगी। उसने सोचा कि उसे कमरे से बाहर जाना चाहिए। वह कमरे से बाहर आई और पूरे बंगले को देखने लगी। चारों तरफ घूम रही थी और एक एक कोने को भी देख रही थी। बंगला काफ़ी बड़ा था। रूहानी किचन के अंदर आई तो वहाँ भी 2 सर्वेंट्स अपना काम कर रहे थे। उसे भूख भी लगी थी और रूहानी देखने लगी कि आज किचन में क्या बना है। रूहानी ने वहाँ देखा और सर्वेंट्स कहते हैं, मैडम सैंडविच रेडी है, अगर आप कहें तो आपके लिए लगा दूं? रूहानी ने हाँ कह दिया। सर्वेंट ने रूहानी के लिए डाइनिंग टेबल पर सैंडविच लगवा दिया और साथ में कुछ जूस भी। रूहानी ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर से बंगले के चक्कर लगाने लगी। धीरे धीरे बंगले के बाहर आ गई और लॉन में इधर उधर घूमने लगी। बाहर काफ़ी गार्ड्स खड़े थे। तभी रूहानी ने देखा कि वहाँ पर 2 लेडी गार्ड्स भी खड़ी थी। वो समझ गई कि ये लेडी गार्ड्स उसके लिए ही आई गई हैं। रूहानी ने मुंह बनाया और कहती है, इनको लगता है कि मैं भगोड़ी हूँ, जो इनके बिना मैं कहीं भाग जाऊंगी। मेरे लिए भी गॉड्स लाकर रख दिया है। हे भगवान, इतना अजीब पति भी मुझे ही मिलना था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अथर्व अभी तक घर वापस नहीं आया था। रूहानी उसके बिना रह भी नहीं पा रही थी। वह यहाँ पर बहुत अकेला महसूस कर रही थी। यहाँ पर कोई नहीं था जिससे रूहानी बात कर सके। कम से कम उसके पास वो रहता तो, लेकिन रूहानी को अपनापन महसूस होता। काफ़ी देर हो गई।
और शाम भी हो रही थी। लेकिन बाद में रूहानी परेशान होकर अपना फ़ोन निकाल कर सीधा उसको फ़ोन लगाती है और इसी समय अतर्फ मलेशिया की एक बड़ी सी बिल्डिंग के 20वें फ्लोर पर एक बड़े से हॉल में मीटिंग चल रही थी, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे और गौर से अतर्फ की बातें सुन रहे थे। वे लोग अतर्फ मीटिंग को लीड कर रहा था। तभी अतर्फ का फ़ोन बजने लगा। सबका ध्यान टूट गया। अतर्फ को गुस्सा आने लगा। उसने अपना फ़ोन देखा तो उस पर हनी शो कर रहा था। अतर्फ ने गुस्से से कॉल को कट कर दिया और वापस अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। कॉल कट होने के बाद रूहानी को बुरा लगा और उसने दोबारा से अतर्फ को कॉल कर दिया। इस बार फिर से सबका ध्यान टूटा और अथर्व को हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कॉल अटेंड किया और मीटिंग रूम से बाहर निकलकर गुस्से से कहता है, जब एक बार तुम्हारा कॉल कट कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि हर कोई तुम्हारी तरह फ्री नहीं है, सबको काम होता है। अथर्व की बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई और अथर्व की आवाज़ सुनने के लिए उसके चेहरे पे जो आई हुई थी वो मुस्कुराहट अब उदासी में बदल चुकी थी। रूहानी को बहुत बुरा लग रहा था। अथर्व की इस तरह गुस्सा करने से उसकी आंखों में पानी भर आया। वो बस इतना ही बोली, गलती हो गई, जो आपको अपना समझ लिया। इतना कहकर रूहानी ने कॉल कट कर दिया और उसे बेड पर फेंक कर खुद भी बेड पर ही लेट गई और अपने आंसू बहाने लगी। रूहानी की बात अथर्व के सीने को चीरते हुए निकलती ही चली गई। उसे अजीब सी बेचैनी और दर्द महसूस हो रहा था जो अथर्व को चैन नहीं लेने दे रहा था। अथर्व को अजीब सा एहसास होने लगा जैसे उसकी रूहानी उससे दूर जा रही है और ये अथर्व को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अथर्व के ऊपर पागलपन सवार हो गया। उसने ना आओ देखा ना ताओ, वो सीधा वहाँ से तेजी से निकल गया। रोमी ने सब कुछ सुन लिया और वह गहरी सांस ली और उस मीटिंग को हैंडल करने लगा जिसे अथर्व ने अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी जिसके लिए अथर्व ने काफ़ी वक्त से मेहनत की थी। अथर्व पागल सा हो गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह बार बार रूहानी का चेहरा अपने आंखों के सामने ही घूमता पा रहा था। वो गाड़ी में बैठ गया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। अथर्व ड्राइविंग कर रहा था। वो बार बार पागलों और दीवानों की तरह रूहानी का नाम भी लेते जा रहा था। उसे खुद से दूर जाने से रोक रहा था। अथर्व, रूहानी तुम मेरी हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं ही तुम्हारा अपना हूँ, सिर्फ मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे पास। अब तुम्हें कहीं कहीं नहीं जाने दूंगा। अथर्व की बात से साफ जाहिर हो रहा था कि ये आदमी अपनी पत्नी के प्यार में पागल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी FM जान के साथ।